एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे हर चैप्टर के हिसाब से, मतलब चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ, तो ये याद रखना कि आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, चाहे भले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसी तरीके से हम अगले चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि इस चैप्टर के कुछ ऐसे गारंटीड क्वेश्चन जो पेपर में आने ही आने वाले हैं, वो चीज़ करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा इससे बाकी जो चैप्टर से अगर उन लोगों को आपने क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं क्वेश्चंस लगाएं तो अभी के अभी चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाइए, अपना क्लास सेलेक्ट करिए और अपना क्वेश्चंस देखिए, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। मात्र 10 क्वेश्चन है एक चैप्टर से, उतना उतना कर लोगे फिर भी नंबर आ जाएगा, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट पूछा गया कि ये जो कार्बन है और उसके कंपाउंड्स है, उन लोगों का ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल मोस्ट एप्लीकेशन। यानी कि बार बार या फिर बहुत सारी चीज़ों में कार्बन और उससे बनी हुई चीज़ों का फ्यूल की तरीके से क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है कि ऑन द पॉइंट आंसर देना, फालतू की कहानी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे कि आप क्या लिखोगे, कार्बन और उसके कंपाउंड्स का इस्तेमाल फ्यूल के तरीके से इसलिए किया जाता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब याद रखना, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा पावर, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी मशीन, उतना ज़्यादा आप वर्क करा सकते हो। ठीक है। व्हेन बर्न इन एयर, मान के चलिए अगर हवा में जला दिया जाए तो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं गिव ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये दो चीज़ें होती हैं, हीट और लाइट, ये ज़्यादा प्रोवाइड मिलती हैं, इसीलिए इसी का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है कि 2 एग्जांपल्स लिखने हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड पता होना चाहिए क्या होता है भाई। कोवेलेंट बॉन्ड के 2 एग्जांपल लिखने हैं, कंपाउंड विच हैव स्टडी, जो आप लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा इसमें 2 पार्ट पूछा गया है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज इन विच कोवेलेंट कंपाउंड डिफर फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। यानी कि ये जो कोवेलेंट वाला कंपाउंड है और ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन दोनों में अंतर बताना है आपको बेसिकली, बस। तो पहले 2 एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल के लिए आप क्या क्या लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है कोवेलेंट के, तो इथेनॉल लिख लो और इथेनोइक एसिड लिख लो। ठीक है, ये पूरा एक ही है। ये 2 एग्जांपल हो गए कोवेलेंट कंपाउंड के। अब सबसे पहले दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो देख लो। डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, कुछ आयनिक और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अंतर की बात करते हैं, इसको याद भी करते चलो और लिखते भी चलो, ताकि आप यही डिक्टो आंसर सेम टू सेम पेपर में लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन से जो पेपर में आने ही आने वाले हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, आप सभी जानते हैं कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, बस। लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जब तक आयन का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी होगा ही नहीं, यानी कि जब तक प्लस और माइनस फ्लो नहीं करने वाले चार्जेस या फिर आयन्स फ्लो नहीं करने वाले, करंट बनेगा ही नहीं। लेकिन आयनिक में तो होता है, तो आयनिक में आप लिख दोगे कि डायरेक्टली होता है। ऐसे ही इसके थर्ड पॉइंट पे एक और लिख दीजिए, दे आर वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। याद रखना, इनके बीच में, किसके बीच में, कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, यानी कि एक पार्टिकल है या फिर एक एलिमेंट है या फिर एक एटम है, इन एटमों के बीच का जो फोर्सेस होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन आयनिक वाले में बहुत तगड़े तरीके से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो ये था इसका आंसर, बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कह रहा है केमिकल इक्वेशन से लिखने हैं किसका किसका, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। तो पहला आपका जो ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट है जो पहला आपका, वो इथेनोइक एसिड है। उसके साथ आपको किसका किसका रिएक्शन कराना है, पहला सोडियम के साथ, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, और उसके बाद इथेनॉल के साथ। तो सबसे पहले सोडियम के साथ ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड है, तो हमने क्या लिया, CH3COOH लिया। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 2 लगा दिया, बना क्या हमारा 2CH3COONA और H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आप, अगर देखो इसको बना के आपको देखना है तो आप यहाँ पे लिखो Na, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था CH3COOH
एस था, ये Na वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ पे कितने निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए 2 बना लेना। बस बेसिकली क्या कह रहा, Na गया यहाँ से और यहाँ पे अटैक कर दिया, बस उसको तोड़ दिया। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन ही टूट के पहले निकलेगा, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अब NaOH हमने लिया, तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो CH3COO का इस बार क्या बनेगा, फिर से वही बनेगा CH3COONA और उसके साथ H2 रिलीज होगा। इस बार बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। अब अगर इथेनॉल के साथ अगर लेते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। OH लगाए मदनी यानी कि ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल है। अब उसके साथ हमने किसका गला, CH3COOH का ले लेते। अब यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल लगा लेना, वो CH3COO बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ क्या लिखना था, आंसर लिखना था। ज़्यादा कुछ भी खिचड़ी नहीं पकाना, डायरेक्ट आंसर लिखिए और नंबर ले जाइए, रट लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो याद रखना हर बार यानी कि बहुत बार रिपीट हो चुका है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कार्बन कंपाउंड की। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो इसका आंसर देखिए, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हुज 2 सक्सेसिव मॉलिक्यूल मेंबर्स, यानी कि अगर हम एक मेंबर को लें दूसरे मेंबर को लें और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना आ जाए, CH2 आ जाए, तो हम उसे क्या बोल देंगे, होमोलोगस सीरीज़ है। विच सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। यहाँ तक कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होगी, सिमिलर रहेगी, मतलब लगभग बराबर ही रहेगी। अगला देखो, इसी में और भी चीज़ें पूछा गया है। लिस्ट इट्स एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक, आपको कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखने, क्या क्या लिख सकते हैं आप इसकी बातें में। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है इंक्रीज रेगुलरली विथ इंक्रीज इन द मॉलिकुलर मास। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना उसका मॉलिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इन द होमोलोगस सीरीज। लेकिन अगर मैं चाहे पहले मेंबर की बात करूं, चाहे दूसरे मेंबर की, चाहे तीसरे या चौथे किसी भी मेंबर की बात करूं, उनकी लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, हमेशा सेम रहेंगी। इसी तरीके से देखो एक और चीज़ बोला गया है, राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज, यानी कि आपको इसका अगला सीरीज क्या होगा, HCOOH का बताना है। तो याद रखना डिफरेंस क्या होता है, CH2, उसी में CH2 ऐड कर दो तो हमारा नेक्स्ट हायर क्या रहेगा, CH3 का HCOOH का एक हमने उसमें क्या करा, CH2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो CH3COOH बन जाएगा। दिस इज, अगर इसका नाम देखेंगे COOH है यानी कि ओइक एसिड, तो नाम क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, और एसिटिक एसिड से भी इसको जाना जाता है। बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है। डिफ्रेंशिएट करना है आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और एक एक एग्जांपल भी लिख देना। देखो बहुत आसान है, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़े हो गए। देखो, ए हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर एटम इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि मान के चलिए एक कार्बन है और वो कार्बन 4 अलग अलग से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, 4 लोगों से अटैच है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि द बॉन्ड सो फार आर सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक कि ये जो मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, तभी तो 4 लोगों से बना पाया। दीस हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नोन एज एल्केन्स। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एल्केन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो सारा का सारा किस में आ जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन्स कंटेंस आइदर कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि CC के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डबल लगेगा, और या तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, यानी कि लिखने का तरीका होता है C ट्रिपल बॉन्ड C मॉलिक्यूल, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब जैसे इसके अंदर एल्केन आया था तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, ठीक है। तो ईन वाला आएगा, YNE वाला आएगा अपना अनसैचुरेटेड के अंदर, और ANE वाला आएगा आपका सैचुरेटेड के अंदर। बस इतना सा करना है। सोप और डिटर्जेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अगर हम सोप की बात करें या डिटर्जेंट की बात करें, दोनों के दोनों में सेम टाइप का सॉल्ट लगता है,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, तो आपको बताना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, पहला चीज़। दूसरा क्या बोला है, लिस्ट टू प्रॉब्लम्स दैट्स अराइज ड्यू टू द यूज़ ऑफ द डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सॉप, यदि कि अगर हम साबुन की जगह पे डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो क्या दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यही लिखना है बस। देखो आंसर लिखते समय सबसे पहले बोला गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस करो, तो सोप्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वाइल अगर हम सॉप की बात करें तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के लंबे लंबे चेन होते हैं, किसके, फैटी एसिड के। लेकिन अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो इसके अंदर होता है अमोनियम हो गया, सल्फोनेट हो गया, इनके सॉल्ट्स होते हैं वो भी किसके होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। और अगर हम इसी के पार्ट 2 की बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, याद रखना जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं दे में कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ये जो जाएगा डिटर्जेंट वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट आर हाईली बेसिक इन नेचर, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। दे में अफेक्ट द स्किन, यहाँ तक कि वो स्किन को भी खराब कर सकते हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 में बोला गया है, सबसे पहले एक टर्म है, एक मतलब नाम लिखा हुआ है आइसोमर्स, तो बताना है आपको आइसोमर्स क्या होते हैं। इसके बी पार्ट में ड्रॉ टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला, आपको दो आइसोमर्स बनाने हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो, C3H6O हो, ठीक है, और उसके नेम भी लिखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन नया याद आ रहा हो तो आप यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं, इसका बी पार्ट अगर ध्यान से देखें तो बी पार्ट में क्या बोला गया उसने कि उसके दो पॉसिबल बनाओ आइसोमर्स का स्ट्रक्चर बनाओ, मॉलिकुलर फार्मूला जिनका ये है, तो यानी कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो हमने इसके डेफिनेशन में डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से ही उठा लिया आंसर, क्या लिखा, आइसोमर्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, यानी कि ये C3H6O जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है बनाने का तरीका वो अलग अलग होगा। अब दो पॉसिबल्स बनाने थे तो हमने क्या लिखा, देखो बोला गया है कि आपके पास है C3H6 और O दे रखा है, ये दे रखा है आपको पास, तो 3 कार्बन होना चाहिए। तो हमने देखो पहले वाले अगर हम इसकी बात करें, पहले वाले की बात है प्रोपेनॉन की, तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, और उसमें एक डबल बॉन्डेड के साथ O लगेगा, ठीक है, और उसके साथ 6 आपके हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा पहला एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या करा, जो C डबल बॉन्ड O था उसका पोजीशन ही चेंज कर दिया। पहले देखो अगर हम काउंट करें इसको तो ये 1 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये आ रहा था हमारे दूसरे कार्बन पे, उसके बाद हमने इसको किस पे कर दिया, पहले कार्बन पे कर दिया। काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर ये अटैच होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया चेंज। अब ये दोनों के दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। कुछ टाइम ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी देखा गया है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि अगर हाइड्रोजनेशन आप जानते हैं क्या होता है तो आपको बताना है कि इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या क्या इस्तेमाल है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन करना है, चलो डिफाइन करते हैं। डिफाइन में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ऐड कर दिया हाइड्रोजन, किसके अंदर ऐड करेंगे, अनसैचुरेटेड वाला। अनसैचुरेटेड वाले कौन थे, C डबल बॉन्ड C थे और C ट्रिपल बॉन्ड C थे, ठीक है। इसके अंदर क्या जो ऐड करेंगे, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें एक किसी ना किसी चीज़ की हेल्प करनी ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसके ज़रूरत पड़ेगा, जिसके हेल्प में, जिसकी प्रेजेंस में, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है निकल टू फॉर्म सैचुरेटेड, अब इसका एक बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल क्या देखा जाए, क्या कहाँ हो सकता है, तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स टू वेजिटेबल घी, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनको वेजिटेबल घी बनाने का इस्तेमाल में क्या आता है काम, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस काम आता है, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कराना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिससे हर एक बच्चा डरता है, लेकिन लिखने का तरीका अगर आपको पता हो कि क्या आप लिखोगे तो बहुत आसान से कर सकते हो। एक्शन ऑफ सोप, जिसको हम बोलते हैं कि जो सोप है वो किस तरीके से अपना एक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है इन रिमूविंग एन ऑयली स्पॉट फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ,
यानी कि कोई एक कपड़ा है, उसके अंदर ऑयल है, ऑयल वाला गंदगी है, ठीक है, लगा हुआ है, उसको साफ करने के लिए सोप किस तरीके से एक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है, आपको यह पूरा प्रोसेस लिखना है। तो प्रोसेस लिखने के लिए सबसे पहले आ जाइए आंसर पे। आंसर का नाम रहेगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। पहले एक हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। उसके बाद इसको लिखिए कि क्या होता है। देखो, जो सोप होता है उसके आयनिक एंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक एंड होते हैं, विच आर, अगर हम पहले आयनिक एंड की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। जो क्या करता है, इंटरेक्ट विद वाटर, वाटर के पानी के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ की बात करें, वाइल द कार्बन चेन, तो दूसरा जो जिसमें कार्बन जुड़ा होता है, कार्बन चेन होता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और फोबिक का मतलब होता है डर, डर मतलब भागना, तो पानी से जो दूर भागता है। इंटरेक्ट विथ ऑयल, तो ये किसको पकड़ेगा? ऑयल को पकड़ेगा, ये ग्रीस को पकड़ेगा, ठीक है। और लेकिन किससे भागेगा दूर? ये पानी से। तो जैसे ही पानी बहाएंगे ये उसको दूर भागने लग जाएगा, ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल ओरिएंट देमसेल्फ इन अ क्लस्टर इन विच हाइड्रोफोबिक टेल, कैसा होता है भाई? हाइड्रोफोबिक टेल रहेगा। आर इंस्टीड द क्लस्टर एंड आयनिक एंड विद फेस आउटसाइड, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। दिस क्लस्टर आर कॉल्ड मिसिल्स, और जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिसिल्स बोलते हैं। और दिस अटैक्ट ऑयल, ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे ऑयल को। देखने में इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 करके बना रहता है, ठीक है। विच इज वॉश्ड अवे बाय द वाटर, और जैसे ही ये पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और ऐसे करके लेके भागने लग जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा? साफ सुथरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा 10 क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं, आपने इतनी देर तक अगर इस वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को सुनना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर कार्बन के ऊपर ही है। अब बोला गया है बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन कि कार्बन डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी कि अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, ये कार्बन है हमारा, तो कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ना इलेक्ट्रॉन देता है अपने आप को या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट इंस्टेड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो और लेकिन उसकी जगह पे ये क्या कर लेता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवैलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये लिख सकते हो, आपने बहुत बार देख रखा हो। तो हमने कहा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं, क्यों नहीं लेता या क्यों देता नहीं है। देखो, दोनों के कारण। सबसे पहला कारण अगर हम बोलेंगे, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो चला जाता है, तो पॉजिटिव बचता है, तो इसीलिए पॉजिटिव लगता है। तो क्या लगा? C+ का 4 बन। अब देखो, अगर हम रिमूव किए रहे 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कार्बन एटम, यानी कि विथ ओनली 6 प्रोटॉन, अब उसके पास कितने बचेंगे? 6 प्रोटॉन बनेंगे। अब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, एज ईच इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पकड़े रहता है किसको? न्यूक्लियस को, बहुत पास होता है, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर गेन करे, मान के चलिए आपने कहा चलो ले नहीं रहा, ओ सॉरी दे नहीं रहा, ले रहा है, अब ले रहा है तो और नेगेटिव बढ़ रहा है, यानी कि C4- हो जाएगा। अब अगर बात करें एक न्यूक्लियस के पास, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। अब इसके लिए एक बहुत स्ट्रगल वाला काम आ जाएगा, वुड स्ट्रगल टू होल्ड इनटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 तो ओरिजिनली थे, 4 और आए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब उसके पास प्रोटॉन कितने थे? सिर्फ 6 थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। एंड दिस रिपल्सन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटम्स एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स वुड बी सिग्निफिकेंट, मेक दिस प्रोसेस हाईली अनस्टेबल और एनर्जी इंटेंस भी। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन था और उसके साथ सिर्फ 6 प्रोटॉन था, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाईली रिपल्सन बनेगा आपस में, दूसरे में, बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब तक बराबर हैं, हमने कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक बराबर हैं तब तक तो स्टेबल होता है। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आता है तो ठीक रहता है, 3 आता है तो भी चल जाता है। लेकिन अगर बहुत पास है उसका न्यूक्लियस और फिर भी हम इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो अनस्टेबल हो जाएगा, वो थाम के रख ही नहीं पाएगा 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है? शेयरिंग ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा? शेयर करेगा, ठीक है। और शेयर करने के बाद वो क्या कहलाएगा? शेयरिंग बॉन्ड कहलाएगा। with other atoms allow carbon to achieve a stable octet with minimum energy input forming strong covalent bond। यानी कि
अगर मैं बोलूँ इसको और आसान, ठीक है, आसान वे में, तो हमारा ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन किसी और इंसान से, किसी मतलब इंसान कह रहा हूँ, किसी और एटम से, यानी कि एक और कार्बन ले ले, उससे अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे तो आराम से एक बॉन्ड उससे बना लेगा, एक दूसरे से बना लेगा, एक दूसरे से बना लेगा, एक दूसरे से बना लेगा। तो जिन लोगों से बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे, तो टोटल उसके पास 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो बस इतना ही सा उसको करना था, आप इतना आंसर लिख देना, ठीक है। ये सारे आंसर्स आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिया है। चलो एक बार फोकस करते हैं अपने सारे क्वेश्चन पे। तो सभी के सभी ये 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन से जो मैंने बोला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है, आपने वीडियो को बहुत सारा कंप्लीट देखा, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो और ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। लगाने क्या हैं, पूरा का पूरा लर्न कर लो भाई, पेपर में आना ही आना है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ठीक है। बाकी के सारे चैप्टर्स देख लेना, और अगर आपको इनकी 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है, ठीक है, पूरे चैप्टर की, अगर पढ़ना चाहते हो, अभी भी आपको लगता है आपके पास टाइम है, पूरा पढ़ना चाहते हो, तो जाके आराम से लेक्चर देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।